Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। आज हम बात करेंगे भारत और इटली की यारी की। भारत और इटली अब मिलकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों में चीन की पकड़ को सीधी चुनौती देने के लिए तैयारी कर चुके हैं। यहां इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है और कह दिया है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में सिर्फ चीन की मौजूदगी क्यों है। इस बयान ने चीन की बौखलाहट को बढ़ा दिया है। वहीं भारत ने बड़ा खेल कर दिया उसी वक्त और भारत ने जवाब में इटालियन एन्क्लेव की पेशकश कर इटली को एक स्थायी साझेदार के रूप में आमंत्रित यानी कि ऑफर कर दिया है। तो चलिए बिना रुके सबसे पहले जानते हैं कि इटली का स्पष्ट संदेश और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में सिर्फ चीन की मौजूदगी क्यों, और इसके साथ ही साथ हम इस एपिसोड में जानेंगे कि क्या भारत इटली गठजोड़ चीन की बीआरआई को हिला सकता है। दरअसल इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने हाल ही में रोम में आयोजित भारत इटली व्यापार मंच में कह दिया है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में सिर्फ चीन की मौजूदगी क्यों होनी चाहिए। हमारा मानना है कि भारत भी इसमें भूमिका निभा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नायक बताते हुए अफ्रीका, भूमध्य सागर और स्वेज नहर जैसे क्षेत्रों में भारत और इटली के संयुक्त उद्यमों की संभावना पर जोर दे डाला है। तो वहीं भारत ने भी बड़ा खेल किया। भारत ने बड़ा खेल करते हुए इटालियन एन्क्लेव की योजना का ऑफर देकर चीन की नींद ही उड़ा दी है। जी हां, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त इटली में हैं और उन्होंने भारत में एक समर्पित इटालियन एन्क्लेव बनाने का ऑफर यानी कि प्रस्ताव रख दिया है, जो इतालवी व्यवसायों, होटलों, रेस्टोरेंटों और स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इसमें सभी आवश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचे होंगे। इटालियंस के लिए घर से दूर एक नया घर होगा। इतना नहीं, गोयल ने 2029 संयुक्त भारत इटली कार्य योजना के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाल दिया और कह दिया कि दोनों देश सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, स्वच्छ ऊर्जा और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इतना नहीं, चीन को तब बड़ा झटका लगा जब पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत और इटली भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी सहयोग कर रहे हैं। गोयल ने कह दिया कि भारत 4 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहा और यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह है विश्व इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक छलांग। इसीलिए इटली जैसे देश अब भारत के साथ लंबी दूरी की दौड़ में उतर चुके हैं। इसलिए एक बार फिर से हम आपको बता दें कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC क्या है, जैसा कि हमने भारत तक पर आपको पहले भी बताया है, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज होगा। इस बार जानेंगे कि IMEC है क्या और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल 21वीं सदी की वैश्विक भू राजनीति में व्यापार गलियारे सिर्फ परिवहन मार्ग नहीं होते, बल्कि वे शक्ति, प्रभुत्व और रणनीतिक सोच के वाहक हो सकते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा ही मेगा प्रोजेक्ट है जिसे दुनिया में चीन के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ या फिर कह सकते हैं जवाब के रूप में देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि सितंबर 2023 में भारत की मेजबानी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में इस प्रोजेक्ट की औपचारिक घोषणा हुई थी और तभी से ये वैश्विक चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। लेकिन गुरु, IMEC सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, बल्कि ये एक आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक भविष्य की आधारशिला है। अब तैयारी करने वाले छात्रों को हम बता दें कि IMEC का पूरा नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक मल्टी मॉडल व्यापार मार्ग है जो भारत को मध्य पूर्व और फिर
यूरोप से जोड़ देगा, रेल से जोड़ देगा, सड़क से जोड़ देगा और समुद्री मार्गों के संयोजन से। और इसका जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो ये है कि एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को आसान बनाना, तेज बनाना और सुरक्षित बना देना। यानी कि इस कॉरिडोर में भारत, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूनान, इटली, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका जो प्रेक्षक और समर्थक के रूप में शामिल हो चुका है। यानी ये सभी देश आईएमईसी के ईस्टर्न कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर को मिलाकर एक व्यापारिक आर्थिक नेटवर्क बनाना चाहते हैं। आईएमईसी दो मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला है ईस्टर्न कॉरिडोर यानी कि पूर्वी गलियारा। ये भारत को खाड़ी देशों यानी कि यूएई, सऊदी अरब से जोड़ देता है। इसमें समुद्री मार्गों और लॉजिस्टिक का निर्माण होगा। अब बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर यानी कि उत्तरी गलियारा, और ये सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल होते हुए यूरोप से जोड़ता है। इसमें रेल नेटवर्क का प्रयोग होगा। चीन की बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई पिछले दशक में दुनिया भर में चीन की पकड़ को बढ़ाने का साधन बना है। हम आगे आपको बताएंगे कि बीआरआई है क्या पूरा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि भारत ने इस पर कभी समर्थन क्यों नहीं दिया, यानी कि बीआरआई पर भारत ने समर्थन क्यों नहीं दिया। खासकर इसलिए क्योंकि इसका एक हिस्सा पीओके से होकर गुजरता है। आईएमईसी भारत को मौका देता है कि वो बीआरआई के प्रभाव को संतुलित कर सके और विकासशील देशों के लिए एक गैर आक्रामक, पारदर्शी और लोकतांत्रिक विकल्प प्रदान कर सके। लेकिन भारत आईएमईसी से जुड़ा। आईएमईसी के जरिए भारत यूरोप तक सीधे व्यापार कर सकेगा, मध्य पूर्व में लॉजिस्टिक बेस तैयार कर सकेगा, अपने निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस कॉरिडोर के कारण भारत से यूरोप तक माल पहुंचने में जो पहले 35 से 40 दिन लगते थे, वो घटकर 15 से 20 दिन हो जाएगा। मध्य पूर्व विश्व का तेल गैस का केंद्र है, लेकिन आने वाले समय में जब विश्व ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ जाएगा, तो भारत और खाड़ी देश ही मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएंगे। आईएमईसी में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की योजना भी शामिल है, जो भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाएगा। भारत लंबे समय से वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चल रहा है, क्योंकि भारत विश्व को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चीन जैसे देश इसे पूरा नहीं होने दे रहे हैं। आईएमईसी भारत की उसी नीति का विस्तार है, जिसमें वो विकासशील और विकसित दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का माध्यम बनता जा रहा, बिना किसी आक्रामक एजेंडे के। अब चीन आईएमईसी को बीआरआई की प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीटर के रूप में देख रहा है, यानी वो इसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर, फाइनेंशियल चैलेंज या प्रॉक्सी देशों के जरिए रुकावट भी डाल सकता है। आईएमईसी भारत के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक सोच और इसके साथ ही साथ वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा का प्रतीक बनेगा। ये कॉरिडोर भारत को एशिया और यूरोप के बीच एक प्रमुख लिंक बना देगा। आईएमईसी एक आर्थिक गलियारा नहीं होगा, बल्कि भारत की नई वैश्विक भूमिका की गूंज होगी। अब जो सवाल आपके मन में खटक रहा वो ये है कि आईएमईसी चीन की बीआरआई का मुकाबला कैसे करता है। दरअसल सबसे पहले इसके लिए हमें जानना होगा कि बीआरआई आखिर है क्या। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रोजेक्ट है, जिसे 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था चीन को एक ग्लोबल ट्रेड सुपर पावर बनाना। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में बंदरगाह बनाए, रेलवे लाइनें बिछा डाली और इसके साथ ही साथ सड़कें भी बनाई और अरबों डॉलर का कर्ज देकर अपना प्रभाव फैला दिया। और इसका मूल उद्देश्य था चाइना सेंट्रिक ग्लोबल सप्लाई चेन तैयार करना। लेकिन अब बीआरआई पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। कई देश कर्ज के जाल यानी कि डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। परियोजनाएं जो बीआरआई की हैं वो अधूरी हो गई हैं, पारदर्शिता की भारी कमी हो गई है और चीन की जो आक्रामक रणनीति से जो देश उसके साथ थे वो पीछे हटने लगे हैं। इतना ही नहीं, चीन की रणनीति है कर्ज दो फिर कंट्रोल लो, जैसा कि उसने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट में किया, जो चीन के कब्जे में चला ही गया। पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, केन्या हो, जैसे देश हैं जो
इसी कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। खासकर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त चीन का गुलाम बन गया है, उसके पैरों में हमेशा गिरा रहता है पैसों के लिए। लेकिन भारत और उसके साझेदार ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल अपनाते हैं, लोकल कंपनियों को भागीदारी देते हैं और संप्रभुता का सम्मान भी करते हैं। इसलिए करते हैं अफ्रीका, अरब और दक्षिण अमेरिका के कई देश अब बीआरआई से हटकर आईएमईसी की ओर देखने लगे हैं। बीआरआई में सब कुछ चीन कंट्रोल करता था, आईएमईसी में ऐसा नहीं है। आईएमईसी में भारत है एशियाई प्रतिनिधि, सऊदी और यूएई है मध्य पूर्व के लीडर, यूरोप और अमेरिका है आर्थिक और रणनीतिक साझेदार। यानी ये एक मल्टीपोलर लोकतांत्रिक सहमति आधारित मॉडल है। बीआरआई के सिंगल पॉइंट कंट्रोल की तुलना में ये ज्यादा भरोसेमंद भी है। बीआरआई में पर्यावरण का खास ध्यान नहीं रखा गया है, वहीं आईएमईसी में ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइंस की योजना है, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क्स हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी और इसके साथ ही साथ सबसे जरूरी है ग्रीन लॉजिस्टिक हब भी शामिल है। आज चीन की जो छवि है कई देशों में विस्तारवादी है, कर्ज के जाल वाली है और छिपे एजेंडे वाला देश के रूप में बन चुकी है। और इसके उलट भारत लोकतांत्रिक है, पारदर्शी है और किसी देश की संप्रभुता को चुनौती नहीं देता जब तक कोई उसकी संप्रभुता को चुनौती न दे दे। आईएमईसी भारत के लिए इसी विश्वास पर खड़ा है और ये बात वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ के देशों के खासतौर पर आकर्षित करे जा रहा है। बीआरआई के प्रोजेक्ट कई बार वर्षों तक अधर में लटक भी चुके हैं। अब आप कहेंगे उदाहरण, तो उदाहरण देख लीजिए। पाकिस्तान का सीपीईसी अभी तक पूरा ऑपरेशनल नहीं हो पाया, कभी बलूच हमला करते हैं तो कभी कोई और हमला करता है। अफ्रीकी देशों में कई प्रोजेक्ट भी बंद हो चुके हैं, लेकिन आईएमईसी एक मल्टी स्टेज टाइमलाइन बेस्ड मॉडल है। इसमें भारत से यूरोप का माल जो है वो 35 दिनों की जगह सिर्फ 15 से 20 दिन में पहुंच सकता है। अब सवाल अगला यह है कि भारत और इटली के बीच व्यापारिक संबंध कैसे आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हो रही, लेकिन यह अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई है। दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने की जरूरत है। भारत और इटली के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंध न केवल द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेंगे, बल्कि इसके साथ ही साथ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में चीन की मौजूदगी को सीधी चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आईएमईसी जैसी परियोजनाएं भारत को वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद भी करेंगे। खैर, कुल मिलाकर आज का एपिसोड यही कहता है कि यूरोप अब बदल रहा है, चीन की जगह भारत आ रहा है। इटली अब भारत को सिर्फ साथी नहीं, रणनीतिक हथियार भी मानने उतर चुका है। इतना ही नहीं, चीन की अफ्रीकी नीति को जवाब देने के लिए भारत अब अकेला नहीं खड़ा है। मित्र देश का ये एपिसोड दुनिया में भारत की बदलती भूमिका की कहानी है। मिलते हैं फिर से सोमवार को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।